तो आ चुका हूं मैं एक बार फिर से अपने क्लास 12th के बच्चों के लिए लेके अपने चैनल पे चल रही चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स की सीरीज की थर्ड वीडियो को लेके। अच्छा, मैं जब पार्ट सेकंड लेके आया था इससे पहले, इसमें हम कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे थे। उसके कुछ टॉपिक्स हमारी बाकी रह गई थी, उसी को हम आज की इस वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 2 में दिखा दिया था कि हमने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस किए थे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत कुछ क्लियर हो गया था। जो बाकी रह गया है वो हम आज क्लियर करेंगे एकदम अच्छे से आज के इस धमाकेदार से वीडियो में। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने कॉपी और पेन को लेकर तैयार रहेंगे, हर एक क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अगर ना बने फिर आप यहां पे आके उसको मैच करेंगे कि मैंने किस तरीके से बनाया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी शायरी आ रही है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, कभी भी कोई दिक्कतें आती हैं तो उसे हमें डील करने का क्या हमारा अंदाज होना चाहिए। उस अंदाज के ऊपर मैं एक छोटी सी शायरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। कहते हैं, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो हम अपने परेशानियों से, अपने रास्तों में जो हमारी अड़चने आती हैं उससे परेशान ना होके उसे हम मजबूर कर देंगे कि वो हमारे सामने हार ही मान ले। इतना ही नहीं, वहां से एकदम मजबूर होना चाहिए क्या करने को, हार मान लेने को। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की धमाकेदार सी क्लास को। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कुलम्स लॉ अच्छे से पढ़ लिया था। इसमें हम कहां पहुंच चुके थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब हमने देखा था कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सर वाकई हमें कहीं ना कहीं इनमें कुछ रिजेंबलेंस दिखा था। सर क्यों? जैसे देखो Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस r, तो इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आया था K Q1 Q2 अपॉन में r²। तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अच्छा, हमें यही पता है कि सर मास m1 और अगर m2 कहीं पे रखी हो, इनके बीच में डिस्टेंस अगर r हो, तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं G m1 m2 अपॉन में r²। तो क्या देखो यार, इस फोर्स को, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, इसको हम देखें और इसको हम देखें तो क्या इसमें रिजेंबलेंस नहीं है? अरे रिजेंबलेंस है कि नहीं? एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है ना। यहां भी नीचे में r² है, यहां भी नीचे में r² है। क्या कोई दिक्कत की बात ही है? ये फोर्स जो है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, डिपेंड करता है चार्ज पे। आप देख रहे हैं Q1 Q2 क्या होती है? चार्ज होती है। ये फोर्स डिपेंड करता है मास पे। भाई ये फोर्स भी क्या करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ओबे करती है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जितने टाइम से बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम से फोर्स डिक्रीज होगी। ये भी वही करता है, सेम टू सेम। क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, ये देखो, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट, डज नॉट होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, है कि नहीं? ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत की बात? अब इसकी जो भी सिमिलरिटीज हैं कि कहां कहां ये दोनों सेम जैसे बिहेव करते हैं और कहां कहां ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इन सब की बात हम करेंगे आज के इस वीडियो में। अच्छा, वो तो पता ही है हमें सर, आगे चलो बात करके दिखाओ सर। भाई देखो, पहले बात करें सिमिलरिटीज के बारे में। क्या क्या सिमिलरिटीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में? पहला है बोथ फोर्सेस, फोर्सेस है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, बोथ फोर्सेस, फोर्सेस सही सही सही, खुद से सही कर लो। बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों जो फोर्सेस हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहे हैं। डिस्टेंस को जितने टाइम से बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसके स्क्वायर टाइम से फोर्स डिक्रीज या इंक्रीज होगी। हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है पार्ट 2 में। अच्छा, जिन लोगों ने पार्ट 2 को सही से नहीं देखा है, मैं यहां पे लिंक शो कर रहा हूं आपको, आप जाओ अच्छे से देख के आओ, यहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मैं इस वीडियो में थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि मैंने आपको फोर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया हुआ था सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन को भी एकदम स्टाइल में बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, एकदम स्वैग के साथ कि कोई दिक्कत ना हो कहीं से, और जल्दी से बना के हम खत्म करके आगे निकल जाएंगे। और वीडियो को इस बार हम छोटा भी रखेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस एज दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये हमने पढ़ा हुआ था
कि ये मान लो अगर मास वाली बॉडी है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो, और मान लो दो चार्ज वाली बॉडी है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो, ये दोनों फोर्सेस कैसे लगती हैं? एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू बॉडीज, सेंटर टू सेंटर लगती है। मान लो ये बॉडी एक, ये बॉडी दूसरा बॉडी, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर में लगेगा कौन सा फोर्स? वो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट सर, बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वैसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करे। जैसे मान लो कहीं पे आप किसी एक मतलब चार्ज को यहां से यहां लेके आए, मतलब यहां से उठा के आप यहां लेके आए, तो यहां से यहां आप कैसे लाए उससे मर्जी नहीं है। अरे भाई मतलब ऐसे घुमा के ऐसे लाए या ऐसे घुमा के ऐसे लाए, जो इसका वर्क डन होगा वो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसी पे डिसाइड होगी। वो आप किस पाथ से आए, पाथ कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इसके बारे में अच्छे से आप अगर आपने 11th पढ़ा होगा वहां आपने देखा होगा कि उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। यहां पे बस इतना समझना है कि जहां पे वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है जिसके वजह से आई हुई वर्क डन क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड ना करे। अरे कैसे किस पाथ से वर्क डन हुआ है इससे घंटा में मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है क्या सर, डिस्प्लेसमेंट मेन जो है डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हुई है, पाथ इंडिपेंडेंट है अगर वर्क डन जिस फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर, एकदम क्लियर। अब चल रहे हैं आगे, इसको हटा दें, इसको हटा दें, हटा दें, हटा दें, हटा दें, चलो ठीक है। अब है बोथ द फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, मतलब कुछ नहीं है, पूरा स्पेस खाली है। हमें पता है वैक्यूम क्या होती है। वैक्यूम में दोनों फोर्सेस क्या हो सकती हैं? एग्जिस्ट कर सकती हैं और लगती हैं। क्लियर, ये हो गई सिमिलरिटीज। डिफरेंसेस क्या क्या है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसीलिए बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। बिल्कुल। अब आगे सर, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ मीडियम बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। मैंने फर्स्ट टाइम बता दिया। इस दो चार्ज को अगर एयर में रखा हुआ है, अगर उसी डिस्टेंस पर उसको हम पानी में रख दें तो पानी में कुछ और फोर्स लग रही होगी और एयर में कुछ और फोर्स लग रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, दोनों जगह अलग अलग मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल भी नहीं सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छा सर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा क्यों स्ट्रांग है? जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक मास हूं, मान लो एक कैमरा एक मास है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये फोर्स लग रही है, ये मुझे फील क्यों नहीं होती है, आपको फील क्यों नहीं होती है? आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारी मासेस वाली चीज होंगी ना, तो आपको दूसरे मासेस वाली चीज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील क्यों नहीं होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच मोर स्मॉलर, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत कमजोर होती है, इसके वजह से आपको महसूस नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 10 की पावर 42 टाइम्स के अप्रॉक्स या फिर 10 की पावर 38 टाइम्स के अप्रॉक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में ये आपको बताया जाता है, जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वहां पे इनकी रेशियो बहुत हायर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है सर। चलो भाई सीख लिया हमने। अब चलेंगे आगे एक सवाल की तरफ, और सवाल है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्या बोला? दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर रखी हुई हैं, इनके बीच में जो रेशियो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसकी वैल्यू फाइंड करो भाई। क्या बोला? सिंपल, दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, डिस्टेंस कितना है पता नहीं, आर मान लिया। अब इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी रेशियो फाइंड करो। तो भाई फॉर्मूला क्या है एफई का? सर बहुत सिंपल है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा कितने बच्चे रो तो नहीं रहे हैं ना, क्योंकि उनके स्कूल में और टीचर में जो स्कूल के टीचर होंगे ट्यूशन के, वो लिखते होंगे एफ को के मतलब के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और के को लिखते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं भाई, हमें क्या मतलब है, के वैल्यू से 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो इसकी वैल्यू यही आएगी और इसकी वैल्यू यही आएगी, तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो हम इसको लिखे या फिर इसको लिखे, बात क्या है, बराबर है। तो इससे किसी को परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है ना। यार आप मेरे से पढ़ोगे फिर भी परेशान होगे, कैसे चलेगा, ये चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, याद रखना है, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और बात सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो इसको मजबूर करेंगे ना भाई। अब क्या करेंगे सर, ये तो आपने थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा सर, इसको तो हटाना रहने दो। ओहो ओहो, ये क्या है, के क्यू वन क्यू टू में आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यही अगर मैं बोलूं ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप बोलोगे सर जी जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका रेशियो ही तो पूछ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे एफ ई अपॉन में सर एफ जी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये हो जाएगी सर एफ ई ऊपर में क्या, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, नीचे में क्या जी एम वन एम टू अपॉन में क्या सर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गई, क्या बच गया सर एफ ई अपॉन में एफ जी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में जी एम वन एम टू। अच्छा क्या के की वैल्यू में पता नहीं है क्या, अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये Q1 Q2 है क्या, अरे भाई ये Q1 ये Q1 ये Q2 मान लिया हमने, तो ये है क्या सर Q1 इक्वल टू Q2 है, क्योंकि दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो फिक्स होती है कितनी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दोनों चार्ज तो फिक्स थे। इसको हम क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 को ध्यान से देखना, तो सर K और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की स्क्वायर ना, अरे Q1 क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही, तो अगर 2 इंटू 2 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो क्या हम उसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2k QE स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे जी m1 m2, अरे इस बॉडी की मास m1 इस बॉडी की मास m2, दोनों है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, और इलेक्ट्रॉन की मास क्या होगी सेम होगी, कितनी होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो पता है ना भाई। अब देखो जी एम ई की क्या स्क्वायर कर देंगे, m1 m2 इलेक्ट्रॉन की तो मासेस हैं, स्क्वायर कर दिया। वैल्यू पता है क्या आपको, बिल्कुल पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है लिख लो k इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मैंने अभी लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी की वैल्यू सर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत की बात है, सारी चीजों की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करोगे आंसर लाओगे, ये जिम्मेदारी आपकी, आप इसको कर लेना, ठीक है। एफ ई अपॉन में एफ जी, मैं आपको बता दूं ये जो एफ ई अपॉन में एफ जी आएगा ये नियर अबाउट इक्वल आएगा आपको 10 के पावर 42 टाइम्स से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से नियर अबाउट 10 के पावर 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। देखो मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ये अलग है, ये ऐसे ये ऐसे 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 ये हाँ 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 अलग है ये, ठीक है, ये कहानी अलग थी, ये कहानी अलग थी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चल रहे हम लोग आगे। अच्छा जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो यार दो प्रोटॉन का, दो प्रोटॉन है आर डिस्टेंस पे है, क्या होगी इनकी रेशियो बताना है आपको, क्या होगी इनकी रेशियो बताना है आपको। मैं बोल दूं इसको नियर अबाउट आएगी 10 की पावर 36 टाइम्स, मतलब एफ ई और एफ जी की रेशियो जो होगी वो कितनी आएगी 10 की पावर 36 टाइम्स, और यहीं पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता, फिर इनकी रेशियो आती एफ ई अपॉन में एफ जी नियर अबाउट 10 की पावर 39 टाइम्स। कोई दिक्कत की बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इसको खुद से करोगे और मुझे बताओगे कि आपको आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर है, आगे चलें सर। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा कितने मिनट हुए, 40 मिनट हुए, हमने किया डिस्कशन अच्छे खासे तरीके से, जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको। अब ये क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा भाई, आराम रखो थोड़ा सा सब्र रखो, पढ़ ही लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, कहते हैं ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, पहले स्टेटमेंट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कि मान लो कहीं पे क्या है बहुत सारी चार्जेस हैं, मतलब सर मान लो Q1 चार्ज है, कहीं पे Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है, बहुत सारी चार्जेस, Q6 चार्जेस हैं। अब इन सब चार्जेस अगर कहीं पे एक जगह पर रखी हुई हैं तो इन चार्जेस के बीच में क्या लगेगी, इन चार्जेस के बीच में लगेगी या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगी ना, किसके बीच में, इन चार्जेस के बीच में।
तो कहते हैं अगर हमें ये बात करना हो कि किसी एक चार्ज पे इन सब चार्जेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओवरऑल मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इस पे पूरा फोर्स कितना लग रहा है। क्योंकि अगर सबकी वजह से लग रहा होगा तो अल्टीमेटली एक ही फोर्स लग रहा होगा ना। अरे अगर मुझे 4-5 जने एक जगह से धक्का दे, वैसे मान लो इधर से धक्का दिया, यहां से दिया, यहां से दिया, यहां से, मैं कहां जाऊंगा, इधर की ओर दब जाऊंगा। तो देखो फोर्स बहुत सारी लग रही है मेरे पे, लेकिन मैं जा रहा हूं किसी एक ही तरफ, किसी एक ही डायरेक्शन की तरफ। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई बहुत सारी फोर्स लगती है तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स आता है। वो फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही बताता है हमें कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट, देखो जरा ध्यान से। इट स्टेट्स दैट, ये कहता है, क्या कहता है, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, कोई ऐसी सिस्टम जहां पे एन चार्जेस हो, पता नहीं कितने हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस। देखो अगर कहीं पे बहुत सारी चार्जेस है, मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 है, कहां तक गई है, Qn तक गई है। अब इन सब चार्जेस के बीच में अगर आपको ये फाइंड करना कि जो Q2 चार्ज है या तो मान लो Q5 चार्ज है, इस Q5 चार्ज के पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी, तो आपको नेट, देखो एफ नेट ऑन Q5 अगर फाइंड करना है, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर रिमेनिंग चार्जेस। इन सब चार्जेस की वजह से भाई इस पे फोर्स लग रहा होगा ना, Q1 लगा रहा होगा इधर की ओर, Q2 भी लगा रहा होगा इधर की तरफ, उसके बाद Q3 लगा रहा होगा, क्योंकि सेंट्रल होता है तो ऐसे लगाएगा, Q4 लगा रहा होगा इधर की तरफ, और Qn लगा रहा होगा भाई देखो ऐसे से ऐसे तो ऐसे। तो देखो यहां पे मान लेते हैं इसको क्या मान लिया हमने, फोर्स ड्यू टू 1 मतलब फर्स्ट चार्ज की वजह से, और इधर ही लग रहा है क्या, फोर्स ड्यू टू सेकंड। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप तो कर रहे हो डायरेक्शन, ये क्या है फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, ये क्या है फोर्स ड्यू टू एन चार्ज, और ये कहा गया, ये क्या है फोर्स ड्यू टू फोर्थ चार्ज। क्या कोई दिक्कत की बात है। ये जो आपको सारी फोर्सेस आई हैं किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से, उसका आप वेक्टर सम करो, नॉर्मल सम नहीं, एल्जेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम, मतलब जैसे वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो वैसे ही वेक्टर सम कर दो उन सारे फोर्सेस का जो उस चार्ज पे लग रही है बाकी चार्जेस की वजह से, जिस पे आपको फाइंड करना है क्या, नेट फोर्स। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के एक सिस्टम में द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी वो इक्वल टू है, इज इक्वल टू, कहा गया, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर रिमेनिंग चार्जेस। अगर मान लो आपको इस पे फाइंड करना था नेट कितनी होगी, तो भाई बाकी सब चार्जेस की वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है ना, उन सारे फोर्सेस की वेक्टर सम कर दो, वही होगा इस पे एफ नेट। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कैसे करते थे वेक्टर सम, तो Q5 फाइंड करना था तो क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट का सम प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड का सम प्लस थर्ड का सम प्लस फोर्थ, तो मतलब 4 का भी सम होगा, 4 कहां तक सर, n तक। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इन सिस्टम ऑफ एन चार्ज, कहीं पे बहुत सारी चार्जेस हैं, उसमें किसी एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, ओवरऑल नेट फोर्स कितनी लग रही है, ये फाइंड करने का तरीका सिंपल है कि उस पे बाकी चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रही है सारे फोर्सेस की क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। क्या कोई दिक्कत की बात, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कोई दिक्कत की बात है, नहीं। दूसरा स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, किसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, जो हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी में मोहब्बत कैसे करें। हाँ सर ये बात तो बड़ी अच्छी कर दी आपने, मोहब्बत की बात करके। चलो देखते हैं भाई, अच्छे से बात करते हैं। इसका सेकंड स्टेटमेंट है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस की बीच की जो फोर्स होगी वो तीसरे चार्ज की वजह से अनअफेक्टेड रहेगी। तीसरे चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से दो चार्जेस के बीच के फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वरुण धवन की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है, आलिया भट्ट आ रही है या श्रद्धा कपूर आ रही है या कौन आ रही है, उसकी जो प्रेजेंट वाइफ थी वो उस टाइम भी एग्जिस्ट कर रही थी, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई उनके साथ कौन आ रहा है उससे इंपैक्ट नहीं पड़ा, उनका जो एक मतलब एक इंसान से कनेक्शन है वो कंटिन्यू है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स। तो ऐसे ही जैसे मान लो Q1 और Q2 चार्ज हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो इस Q3 और Q4 के प्रेजेंट होने की वजह से
उस पे, इस फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स बाकी चार्जेस के प्रेजेंट होने की वजह से इफेक्ट नहीं होगी, उस पर कोई खतरा या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्या कोई दिक्कत की बात समझ में आपको आया? क्लियर है? अब आगे चल रहे हैं। जिन लोगों को वेक्टर सम नहीं है तो वेक्टर सम सीख लो भाई। जैसे क्या होता है वेक्टर सम? जैसे मान लो यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर है। अगर आपको क्या कोई बोले कि भाई इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे? सर इसका वेक्टर सम करना होगा हमें। वेक्टर सम फाइंड कैसे करते हैं? अच्छा ये किसी एंगल पे होगी ना, थीटा एंगल पे। तो भाई वेक्टर सम के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का तरीका है, मैग्नीट्यूड को सिंपल हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। वेक्टर नहीं पढ़ा जाके पढ़ के आओ, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मॉड कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना? इसको कहते हैं वेक्टर सम। क्या कहते हैं इसको हम? वेक्टर सम फाइंड करने का ये तरीका है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 में। नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो का वेट करो, नहीं तो कहीं और से पढ़ के आ जाओ भाई, सिंपल है, पढ़ना तो है ही। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? चले हम आगे। अब आ गए हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को एकदम ताबड़तोड़ मजबूर करेंगे, हराएंगे, चकनाचूर करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए पहला सवाल है हमारा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to 4 microcoulomb are placed along x axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter and so on। क्या बोला गया आपको? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to, सारे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड along x axis, x axis के along प्लेस किए गए हैं। कहां कहां? एक प्लेस किया गया 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे एंड सो ऑन, ऐसे करते करते गया है। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। क्लियर है क्वेश्चन? भाई एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है लिया सर। एक्स एक्सिस का ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन एक्स एक्सिस का। अरे भाई ऐसे देखो ना, एक्स एक्सिस आप लोग को तो दिखाना ही पड़ेगा यार। तो क्या दिखाओगे? नहीं सर? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो, छोटी बात कर देते हो आप लोग काफी। तो ये क्या है भाई? ये है सर वाई एक्सिस। पता ही नहीं था सर हमें, इसलिए बता दिया। ये क्या है? एक्स एक्सिस। चलो भाई ये क्या है? वाई डैश। कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे रखी गई है 1 कूलम की चार्ज। यहां पे कितनी चार्ज भाई? 1 कूलम। अब देखो बाकी सारी चार्ज जो कि 4 माइक्रो कूलम की है। अच्छा 4 माइक्रो कूलम का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? अब देखो इसकी वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है सर हो गई। अरे माइक्रो मतलब ये होता है कितना? 10⁻⁻6, तो पता ही होगा। अब आगे आ जाओ। तो भाई यहां पे ओरिजिन पे जो रखी गई है उसकी वैल्यू तो है 1 कूलम, लेकिन अब इससे आगे 1 मीटर पे रखा गया, ध्यान से देखना, 1 मीटर पे रखा गया कितने को सर? 4 माइक्रो कूलम को। कितने को? 4 माइक्रो कूलम को। उसके बाद 2 मीटर पे, 1 मीटर ये हुआ, फिर कहां है 2 मीटर पे किसको रखा गया है? 4 माइक्रो कूलम को ही। पढ़ लो क्वेश्चन ना। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। पहला एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे, दूसरा एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर। 2 मीटर ये हुआ, इसके बाद सीधा दोगुने डिस्टेंस पे मतलब 4 मीटर पे रखा गया है तीसरा 4 माइक्रो कूलम। फिर सर 4 के बाद फिर 4, 8 मीटर पे रखा गया है 4 माइक्रो कूलम। अब बताओ इन सारी ये जो आपको ये वाली चार्ज दिख रही है 4 माइक्रो कूलम वाली, इन सारी चार्जेस की वजह से इस 1 कूलम वाले पे कितना फोर्स आएगा? मतलब एफ नेट ऑन 1 कूलम वाली चार्ज आपसे बेसिकली पूछ रहे हैं वो। अरे बहुत सारे चार्ज हैं यहाँ पे, हैं बहुत सारी चार्ज। इन सब की वजह से ये जो 1 कूलम चार्ज है ओरिजिन पे, उस पे कितना एफ नेट आएगा? बता दूं आपको, ये IIT 95 का क्वेश्चन है। चेक करना चाहो आप चेक कर लो। IIT 95 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। जिस टाइम पे सिर्फ IIT होती थी, मेंस एडवांस नहीं होते थे, उस टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है, सही बेहतरीन क्या रहेगी यार, लुल्लू क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। तो देखो इन सब की वजह से इस पे क्या होगा? एफ नेट। क्या कोई दिक्कत की बात? क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट? अच्छा देखो ये सारे चार्जेस सेम है क्या? तो मान लेते हैं इन सब जो हमारे पास है चार्जेस, उसको मान लिया हमने क्या? क्यू सर मतलब क्या? क्यू मतलब 4 माइक्रो कूलम, और ये 1 कूलम को क्या मानेंगे? क्यू नॉट। ये क्या है सर? 1 कूलम। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा इसको लिख लो, सॉल्व करो, लिख लो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब इतना हुआ, ठीक। उसके बाद देखो जरा यार, पहला डिस्टेंस कितना है? R1 कितना है? R1 है सर 1 मीटर। क्लियर है? R2 कितना है भाई? सर 2 मीटर। R3 कितना है सर? 2 के बाद कितना? 4। और सर R3 कितना है भाई?
R3 तो हो ही गया, R4 है सर 8 मीटर। ऐसे करते करते कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना, गायब थोड़ी हो गए होंगे। क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? अच्छे समझ में आया? क्या करना है समझ में आया? अब करने जा रहे हैं। स्लाइड एक बढ़ाया, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, के। अच्छा वहां पे क्यू और क्यू नॉट था, तो पहले तो फाइंड करोगे ये जो पहला चार्ज है उसकी वजह से ना। कहा गया पहला चार्ज? इसकी वजह से ना। कर लो पहले भाई। पहला फोर्स क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोजिशन याद करो। एफ नेट अगर आपको फाइंड करना है किसी एक चार्ज पे, तो बाकी जितने भी चार्जेस हैं उसके वजह से इस पे क्या लगेगा फोर्स। देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये जो फोर्स होगा इसको धक्का देगा इधर की ओर, ये जो फोर्स है ये भी धक्का देगा इधर की ओर, ये जो चार्ज है इसके वजह से भी धक्का किधर आएगा? इधर की ओर। तो सारी चार्जेस इस पे फोर्स तो लगाएगी ना? बिल्कुल लगाएगी। अच्छा देखो सब फोर्स, सब जो है चार्जेस, ये सारी चार्जेस एक ही डायरेक्शन की ओर फोर्स लगा रही हैं, एक डायरेक्शन की ओर। आपको पता है ना कि जैसे मान लो कि फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का इधर की ओर, और कोई और इंसान आ रहा है जो वो भी लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर ही, तो हम क्या करते हैं इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। इस टाइम पे जो वेक्टर सम होती है उसमें हम सिंपली दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा सर? 40 न्यूटन। अगर यही 20 इधर होता 20 इधर होता माइनस करते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर एक ऐसे होता एक ऐसे होता, फिर इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता वो फॉर्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके। तो अभी क्या है, ये सब एक ही तरफ धक्का दे रही है, तो बस आप सारे फोर्सेस को फाइंड करो, सिंपली उनको ऐड कर दो क्योंकि सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। चलो सर, तो सारे फोर्सेस फाइंड करो। तो पहले F1 कितना आपको आएगा, मतलब फर्स्ट चार्ज की वजह से, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या? R1 का स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ना, अरे ये कितना, पहले चार्ज की वजह से, मतलब पहला जो 4 माइक्रोकूलम है उसके वजह से कितना, तो देखो Q1 ये हुआ, Q2 ये हुआ। अगर दिक्कत आ रही है ना पार्ट 1 देख, अब पार्ट सेकंड देख के आओ, समझ में आ जाएगा। तो Q1 Q2 को किया तो Q कितना है सर? Q है आपको ये, ठीक है। Q नॉट कितना? 1 कूलम, तो Q1 Q2 कर दिया, और R1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही क्या आएगा सर? F2 आएगा K Q Q नॉट अपॉन में क्या? R2 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा सर? F3 K Q Q नॉट अपॉन में क्या? R3 का स्क्वायर। करते करते कहां तक भाई? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है? हमें क्या पता है कि अगर सर डायरेक्शन सेम है तब को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, मतलब F1 प्लस F2 प्लस क्या? F3 कहां तक सर? इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, एकदम फास्ट में आते होने लग जाता है, तो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे हम। इसको सिंपली क्यों ऐड कर रहे हैं भाई? देखो यार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एफ नेट फाइंड करेंगे वेक्टर सम करके ही, लेकिन हमें पता है कि सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। देखो ना, जैसे ए और बी की बात की ना मैंने, ये थीटा ए और बी वेक्टर, आर कैसे फाइंड करते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके ना। हाँ जी सर करते हैं। आप बोलोगे सर आप सिंपली ए प्लस बी को क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी आपको ऐसे बताया है ना कि मान लो एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, सिंपली ऐड करोगे। तो जरा इससे एक्सप्लेन करो, ऐसा हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो अच्छा मान लो सेम डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब ये जो वेक्टर ये भी किसके इसके ऊपर आ गया है, एंगल 0 हो गया। तो देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। अरे जब इसको सेम एंगल पे रखोगे, सेम लाइन में जब दो वेक्टर्स होती हैं उनके बीच में एंगल कितनी होती है? 0 डिग्री ना। तो यहाँ पे एंगल कितना? थीटा, मतलब 0। थीटा यहाँ पे 0 होगा कब? अच्छा देखो अभी नहीं है 0, लेकिन जब इसको एक दूसरे के ऊपर ही रखेंगे तब कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का, अंदर में स्क्वायर, बाहर क्या आएगा? a प्लस बी ही ना। रिजल्टेंट में क्या हुआ? सिंपली हम ऐड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है, मुझे पता है यार आप लोगों को क्लियर होगा। मैं बेकार में एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम ले रहा हूं, लेकिन बाकी जो बच्चे दिक्कत में होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने ऐसे किया। ठीक है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इन्फिनिटी तक। सर इस सब में ना कुछ बात कॉमन है। क्या कॉमन है सर? देखो सब में ना K Q Q नॉट सब में कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या करो? कॉमन निकाल लो, K Q Q नॉट कॉमन। ओके हाँ जी सर। अब ये 1 बाय R1 का स्क्वायर, 1 बाय R2 का स्क्वायर और 1 बाय R3 का स्क्वायर, 1 बाय, हो ना सर, इन्फिनिटी डालो ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, तो K Q Q नॉट और यहां पे 1 बाय R1 का मतलब है 1 बाय 1 की स्क्वायर प्लस सर 1 बाय R2, आप देख लो सर
R2 है 2 मीटर, उसके बाद 4 मीटर, तो R2 का रखेंगे 2 मीटर का स्क्वायर प्लस क्या 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 की स्क्वायर, करते करते कहां तक, इन्फिनिटी तक। R1 R2 R3 R4 पे वैल्यू गए हम पुट करते हुए, ये आ गया हमें। ये जो आपको सीरीज दिख रही है ये क्या है, जीपी है। ये जो आपको सीरीज दिख रही है क्या है, जीपी है। आपको कैसे पता सर, देखो ना, आपको पता है ना जीपी, देखो इन सब में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, इन सब में कॉमन रेशियो कितने का है, 1/4 का। अगर आप ये जो नेक्स्ट टर्म है अगर इसको डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, अब जीपी नहीं पता तो फिर इसमें मैं क्या करूंगा यार, जीपी तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, 11th में पढ़ा होगा मैथ्स में, जीपी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन स्किप कर दो, कोई बात नहीं, उससे फिर आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है नेक्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म। तो जब इसको डायरेक्ट से इससे करेंगे हम, मतलब 1/2 स्क्वायर को जब हमने डिवाइड किया 1/1 के स्क्वायर से, वैल्यू कितने की, ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपको आएगी 1/4 ना। सर कैसे किया, देखो 1 ये कितना आया 4, नीचे कितना 1/1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अगर ऊपर गया, तो अगर 1/1 ऊपर चला गया तो क्या 1/1 ही तो रहेगा, वैल्यू कितने 1/4 ही आएगी ना, कॉमन रेशियो। इससे नहीं है समझ में, मेरा इसको देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है 1/4 की स्क्वायर, नीचे क्या है 1/2 की स्क्वायर, ये कितना हुआ 1/16, नीचे हुआ 1/4, सॉल्व किया तो कितना आया सर 4/16, 1/4 ही तो वैल्यू आ रहा है, मतलब सॉरी 1/4 ही तो वैल्यू आ रहा है, मतलब ये जो जीपी है इसकी कॉमन रेशियो क्या है, इसकी जो आर है वो कितनी आई है सर, इसकी आर आई है आपको 1/4, देख लिया हमने, ठीक है। अब आर है 1/4, ए आपको ऑलरेडी पता है, ए कितनी है 1 है ना, ए कितनी है भाई 1/1 कितनी होगी, 1 ही होगी ना, चलो तो के क्यू नॉट, और ये क्या है तो सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का यहाँ पे सम करना होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नॉट, फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ध्यान से देखना, ए अपॉन में 1 - आर, खत्म, ए अपॉन में क्या 1 - आर, ये क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। स्लाइड नेक्स्ट करेंगे और यहां पे सॉल्व करेंगे, के क्यू नॉट, यहां पे क्या आ गया ए अपॉन में 1 - आर, क्लियर। अब के की वैल्यू अभी डाल दें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, के क्यू नॉट, ए कितना है सर, ए तो 1 है, नीचे कितना 1 माइनस क्या आर कितना है 1/4 आया है, आया है कि नहीं आया है, आर कितना 1/4 ही आया है ना, बिल्कुल सर, तो के क्यू नॉट, और ध्यान से देखना इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 4, और यहां पे 4 ऐसा रख दिया 4 - 1, ये कितनी हो गई ध्यान से देखना 3 आ गया, तो के क्यू नॉट, इसको ऐसे लिखो 1/3/4, 4 ऊपर चला गया तो के क्यू नॉट, ये हो गया सर 4/3। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, ये क्या है एफ नेट का वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एफ नेट का अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू क्या है सर, क्यू की वैल्यू याद करो सर 4 × 10⁻⁻6, क्यू की वैल्यू देखो ना चेक करो 4 × 10⁻⁻6, और क्यू नॉट की वैल्यू सर 1 × 1, ये आपको के क्यू नॉट हो गया इनटू क्या 4/3, 3 से कैंसिल किया किसको 9 को, 3 3 जा 9, 3 × 4 इंटू कितना 10⁻9, 3 टाइम से 3 3 जा 9, तो 3 × 4 किया है, और एक और 4 है ना, इसको भी ऐसे लपेट लो साथ में, तो 3 × 4 × 4 किया, फिर 10⁻9, और इंटू में क्या है 10⁻⁻6, सॉल्व किया तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, इंटू में 10⁻9 है, यहाँ पे -6 है, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा भाई 3, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा कि इसको आप सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 4, अच्छा यहाँ पे आपको इसको एक्सप्रेस करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट डालना है तो भाई इसको डिवाइड करना होगा 10 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻2 न्यूटन, ये हो 10⁻4 4 4 4 सॉरी 10⁻2 3 है ना यहाँ पे, और 3 के बाद एक और आया ना यहाँ पे 4, तो पता है ना कैसे, अगर हमें यहाँ पे एक मतलब इसको डिस्प्लेस करना है डेसिमल को, डिवाइड करेंगे 10 से, अगर 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू हो जाएगी चेंज इस पूरे वैल्यू की,
तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्या हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर 3 और प्लस 1 10 की पावर 4 न्यूटन। बिल्कुल सही है, आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको आंसर आ चुका है। अब आंसर आपने गेन कर लिया, कितनी होगी आंसर आपने फाइंड कर लिया बिल्कुल सही तरीके से, 4.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, एकदम जेन्युइन वैल्यू। क्लियर है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब सारे क्वेश्चन को करेंगे जल्दी जल्दी, वीडियो 35 मिनट की बन गई, इतना टाइम नहीं लेना था अब तक, लेकिन चलेंगे फास्ट फास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपके सामने में ये दिख रहा है आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब क्या सर, इक्वल टू मान लेते हैं ए, सबकी साइड कितनी है ए है, मान लेते हैं ना। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब कह रहे हैं ए पे चार्ज Q1 है, Q2 और Q3 और दोनों सब किसके बराबर है, Q के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइंड एफ नेट एट चार्ज एट ओ, ओ पे ओ जो देख रहे हो आप, ओ पे जो Q चार्ज है इस पे एफ नेट कितना होगा, मतलब इन सब चार्जेस की वजह से ये जो ओ पे रखा हुआ ये जो Q चार्ज है इस पे एफ नेट कितना होगा। तरीका क्या है एफ नेट फाइंड करने का, सर सारे चार्जेस के वजह से जो इस पे फोर्स आ रहा है ना, उस फोर्स का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो ये देखो ये फोर्स लगेगा इस पे इधर की ओर, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है सेंट्रल फोर्स होती है, सेंटर टू सेंटर लगती है। क्लियर है, और ये किधर लगाएगा सर, इधर लगाएगा, क्या कोई दिक्कत की बात। इसको हमने मान लिया फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज। क्लियर है, इसको मैंने मान लिया फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, कोई दिक्कत की बात। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये फोर्स तो ऐसे लगेगा, मुझे अगर कोई इंसान ऐसे खींचे मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, मैं आगे जाऊंगा एकदम बीचों बीच। क्यों, इन दोनों वेक्टर की वजह से, इन दोनों फोर्स वेक्टर की वजह से एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, उसी को हमने फाइंड करना सीख लिया था, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सीखा था ना भाई, सीखा था। यहां पे दोनों खींच रहे हैं और किसी यहां पे कुछ एंगल है, बिल्कुल है, ये यहां पे क्या है, एंगल है। अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सिर्फ दो ही फोर्स नहीं लग रहे हैं सर, इस पे एक और फोर्स लग रहा है ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से, तो वो किधर लगेगा, इधर की ओर। क्या कोई दिक्कत की बात, इसको क्या बोलेंगे सर, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सबको आया समझ में, ठीक है। अच्छा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या होगा भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर दिया ना डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सर, के ये Q है, ठीक है सर Q, और ये क्या है Q, Q1 Q2 होता है ना, तो ये क्या है Q, अरे Q1 किसके इक्वल है यार, Q के इक्वल है ना, ये तो पहले ही देख लो ना, Q के इक्वल। और ये जो यहाँ पे Q है ये किस, तो चलो Q ही है सर, तो K Q Q, ये डिस्टेंस कितना होता है, देखो ये सब डिस्टेंसेस कितनी है A, ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल। आपको मैं सिखा दूं, जो आपको सेंट्रॉइड से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसका एक फॉर्मूला है कि L अपॉन में √3। L मतलब क्या, साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला है L अपॉन में √3। तो A इक्वल टू, हम यहाँ पे वो साइड्स कितनी है A की ना, अरे साइड का मेजरमेंट कितना है A, ये क्या हो जाएगा सर A बाई √3। क्या कोई दिक्कत की बात है, मतलब यहां से जो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है A बाई √3, मतलब R कितना है सर A बाई √3। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, क्यों नहीं है, वो A बाई √3 है। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या सर, तो यहाँ पे R का स्क्वायर, R वही A बाई √3, हमें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको पुट कर दें हम वैल्यू, वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, K Q Q, R की वैल्यू कितनी है A बाई √3, तो A बाई √3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी सर, K Q Q, और √3 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, तो ना जरा, भगवान जी यार क्या करवाते रहते हो आप, भगवान जी से याद आए, क्या अभी गाऊंगा गाना में एक अच्छा सा आप लोगों को सुनाऊंगा, तो गाना पे इरशाद करते हैं क्या, नहीं गाना पे इरशाद नहीं करते सर, क्या शायर बनोगे आप, आपको तो अभी नहीं इरशाद कब करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, के क्यू क्यू अपॉन में क्या A बाई √3 का होल स्क्वायर, जब ये सॉल्व होगा तो √3 क्या हो जाएगा नीचे में आके, अरे √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 मतलब क्या 3। क्लियर है ना, 3 कहाँ आ गया ऊपर, तो 3K Q Q A स्क्वायर। समझ में नहीं आया कि वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। अरे A बाई √3 था ना, तो A स्क्वायर अपॉन में 3 होगा ना, √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, 3 ऊपर भी जाएगा ना, समझ में आया ना, ना 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 सर, हमारा आंसर है ना ना ना, नहीं यार समझ में आ गया, इतना क्लियर तो है, 3K Q Q अपॉन में क्या A स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात। ये क्या है, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। आप फाइंड करें फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, क्योंकि वेक्टर सम करने के लिए सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए सर। F2 कितना आएगा,
तो उसका भी फॉर्मूला के क्यू क्यू के क्यू क्यू, और हमें F2 फाइंड करना है, तो इसमें डिस्टेंस कितना है सेंट्रॉइड से लेके यहीं तक ना, जो वर्टेक्स है वहीं तक का ना भाई, उसका फॉर्मूला क्या वही होता है सर, a/√3 का होल स्क्वायर। तो सेम नहीं हो गया बिल्कुल, मतलब ये क्या आएगा सर, 3k क्यू अपॉन में a स्क्वायर। F3 भी क्या होगा, ऐसे ही करके दिखाना, क्या आ जाएगा, k क्यू अपॉन में a स्क्वायर। तो सारी की वैल्यू सेम नहीं है क्या, मतलब F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 नहीं हो गया क्या, F1 इक्वल टू F3 इक्वल क्या हो गया, F हो गया भाई। इसको मान लेते हैं कि सब जब इक्वल है तो इसको हम F के बराबर मान लिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ये जो F2 हो और F3 है, इसके वजह से तो रिजल्टेंट कैसा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ना, ऊपर की ओर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा सर। तो रिजल्टेंट होगा क्या, तो हम लिखते हैं एफ आर की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला हमें पता है सर, मतलब यहां पे मान लो कि ये सर F2 है और F2 है और F3 है ना, तो लिखेंगे F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 इंटू कॉस, इसको जो उड़ा देते हैं अब, हो इसको ऐसे उड़ा दिया, यार इसको उड़ा दिया, चलो ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये कॉस, अब देखो यहाँ पे थीटा कितनी है, आप लोग सर F2 F3 कैसे कर दिया, अरे यार अगर ए वेक्टर होता बी वेक्टर तो क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे F2 और F3 है तो क्या लिखा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3, 2ab की जगह पे 2F2 F3, जो वेक्टर होगा वही नाम लिखोगे ना, क्लियर, आगे चलो आ जाओ। तो सर cos थीटा एंगल कितना होगा सर इनके बीच में, अब देखो सेंट्रॉइड जो होती है वो वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी एंगल कितनी होती है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 60 का भाई बाइसेक्ट करोगे तो ये कितना बचा, ये बचा बच्चे, ओए ओके, ओहो यहाँ मैंने दबा रखा था ना साइड में, इसके वजह से नहीं लिख पाते हैं, वाह भाई वाह, चलो कोई बात नहीं बच्चों, वो थोड़ा दिख नहीं रहा था, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, सही कर लें सब कुछ पहले जैसा, सब कुछ सही है एकदम से, चलो अब cos थीटा एंगल ढूंढना था, तो भाई ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, क्यों बाइसेक्ट किया, पूरा 60 था, आधा था कितना 30 30, ये 30 ये 30, अगर ये 30 ये 30 तो ये कितना होगा ऑटोमेटिकली 120 ना, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्री, 30 30 60 ऑलरेडी हो गया, ये कितना बचेगा 120, ये अगर 120 तो ये भी कितना 120, यहाँ पे कितना cos 120, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व करो धराधर, ये F2 F3 क्या इक्वल है ना, सिंपल क्या मानोगे, किसके इक्वल है, F के इक्वल, एफ स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 दोनों इक्वल F के, एफ स्क्वायर इनटू cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, ये अगर नहीं पता है जाके मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की, मैं आपको यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट नहीं सेकंड पार्ट जाके देखो, समझ में आ जाए कैसे हुआ है। ये क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, अरे इसकी वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप कितनी आ गई वैल्यू सर, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर और ये -f स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात, वैल्यू कितनी आएगी √f स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा सिर्फ f, क्या कोई दिक्कत की बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। f की वैल्यू होती कितनी है सर, f की वैल्यू होती होगी आपको, हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, f की वैल्यू कहाँ आ गई, f की वैल्यू, अरे ये सब किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू आई इसके इक्वल ना, मतलब क्या k क्यू अपॉन में 3k क्यू अपॉन में क्या कितना, यहाँ पे 3 नहीं लिखा ना, 3 अपॉन में क्या a स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, ये क्या है, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स आया है, ये आपको सॉरी, ये आपको जो f, ये f आया है और ये f किसके इक्वल, इसके इक्वल, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, इन दोनों फोर्स की वजह से रिजल्टेंट फोर्स इधर की ऊपर की ओर आया है, वो कितना आया है सर 3k क्यू अपॉन में a स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लियर है अच्छे से, तो ये इतना आया। अब जरा गौर से देखो तो ये जो आपको रिजल्टेंट इतना ऊपर की ओर आया है, क्या इतना ही फोर्स नीचे की ओर यहां पे हमने नहीं फाइंड किया था कि निकल रहा है, और जितना फोर्स इस चार्ज पे ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं इस क्यू चार्ज पे, देयरफॉर एफ नेट एट क्यू इज 0, क्या कोई दिक्कत की बात,
क्या कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन शो करना होगा हमें, आपको लिखना होगा कि सिंस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू F2 एंड F3 आर in the opposite direction and equal to the force that is applied on the Q charge due to the charge at A. That's why F net will be, मतलब that's why the both the forces will cancel each other. That's why F net at Q is equal to 0. लिख लो, दोबारा देखो वीडियो, लिख लो, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, यहां से एक चीज सीख लो आप, जब भी कभी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे मान लो ये कभी क्या है, Q Q Q, और कोई पूछे इस पे क्या होगा, अगर सेंटर पे रखा हुआ है इस पे क्या होगा एफ नेट, तो कितना होगा एफ नेट एट क्यू इज 0, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लो क्या एक स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, इसके सेंटर पे क्या रख दिया कैपिटल क्यू चार्ज, तो एफ नेट एट क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा, सिमेट्रिक मतलब अगर सेम तरीके से चार्ज फैलाए गए हैं चारों तरफ, तो जो सेंटर पे चार्ज रखी होगी उस पे एफ नेट कितना आएगा 0। देखो ना, अरे इसको धक्का देगा इधर की ओर, जितने से धक्का देगा ये उतने से धक्का देगा ये, कैंसिल हो गया एक दूसरे से, ये धक्का देगा इसको इधर, ये धक्का देगा इसको इधर, कैंसिल हो गया एक दूसरे से, कितना आया एफ नेट इक्वल टू 0, खत्म कहानी, आगे चलेंगे भाई। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक चार्ज्ड सिस्टम, ये समझने से पहले ट्रिक है, वैसे पहले क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज to be kept at its centroid so that the charges at vertices are in equilibrium। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ इस ट्रायंगल के, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर पे जो हम चार्ज रखें, मान लो चार्ज क्या है Q, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड और साइन कितनी होनी चाहिए जिसके वजह से जो ये वर्टिसेस पे चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो दोबारा देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्या था क्वेश्चन, कि सारे चार्जेस की वजह से यहां पे सेंट्रॉइड पे आप कितने अमाउंट का और कौन से साइन का चार्ज रखोगे ताकि जो बाकी वर्टिसेस पे चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब देखो जरा, ये बी वाला क्या ए को इधर की ओर पुश नहीं कर रहा होगा, इधर की ओर ही क्यों कर रहा होगा सर, क्योंकि ये सेंट्रल चार्ज है। क्या है ये, मतलब ये जो फोर्स होती है सेंट्रल फोर्स होती है, सेंटर लगती है, क्लियर। ये भी क्या इसको पुश करेगी इधर की ओर, करेगी कि नहीं करेगी, क्या कोई दिक्कत की बात है, नहीं। इसको कहीं सही से बनाई क्या, हाँ सर सही से बनाना ही होगा, चलो बनाते हैं। सवाल क्या था, ये सिलेक्शन किया, भगवान जी हो जाए, हाँ हो गया भाई, हो गया, चलो भाई, नहीं थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा ताकि मैं भी लिखा हूँ बड़ा ही, ठीक है। अब ठीक है, इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं, हाँ ये नहीं अलग होगा, मिटा दें क्या इसको, हाँ से मिटा दो, पता है ए इस पे क्यू चार्ज ही है, ठीक है इसको मिटा दिया। चलो अब हमें क्या पता है कि सर ये जो बी चार्ज है किस इस पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये सी लगाएगा इस पे फोर्स इधर की ओर, क्या कोई दिक्कत की बात। इसको हमने बोला फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू सी, मतलब फोर्स ड्यू टू बी चार्ज, फोर्स ड्यू टू सी चार्ज, कैमरे में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, स्क्रीन में आ रहा है पूरा फिट होके, क्या कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल भी नहीं। सर फोर्स ड्यू टू बी फाइंड करना हमें आता है सर, आता है। कौन फाइंड करेगा, हम फर्स्ट हम फर्स्ट नहीं, वो वाला हम फर्स्ट नहीं, ये वाला हम फर्स्ट। पेट्रोल पंप से नहीं भाग रहे हम लोग जीप की तरफ, हम लोग सवाल पे हैं। तो चलो एफ बी और एफ सी, तो एफ बी कैसे फाइंड होगा सर, आपने बोला ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ एल के इक्वल ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ भी क्यू चार्ज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के Q1 Q2 मतलब क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना एल का स्क्वायर। झमेला है क्या कोई, बिल्कुल नहीं सर। एफ ड्यू टू सी कितना है भाई, वो भी आ जाएगा सर के क्यू स्क्वायर, क्यों यहां भी क्यू यहां भी क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, क्या दोनों को एफ के इक्वल ना मान लें, बिल्कुल मान लेंगे, मान लिया। अब चलेंगे सर आगे, दोनों वेक्टर फॉर्म में, मतलब वेक्टर में आप दिखा रहे हैं, आपने तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, इसकी क्या होगी रिजल्टेंट आएगी सर। कैसे फाइंड करते हैं, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो क्या लिख रहे थे, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, तो रूट अंडर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, एफ बी स्क्वायर लिख लेते हैं ना, एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी इंटू सर cos थीटा। ये एंगल कितनी होगी, अरे सारी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी कितना 60, तो ये भी कितना 60। अब देखो एफ बी किसके इक्वल है सर, एफ बी इक्वल है सर कहां, एफ के इक्वल, एफ सी इक्वल है किसके इक्वल, एफ के इक्वल। एक चीज देख रहे हो आप, हम ना चीजों को सिंप्लीफाइड रख रहे हैं,
वैल्यू पुट कर रहे हैं, अल्टीमेटली जाके एक्सप्रेस करते हैं उसको हर जगह। आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। एफ बी किसके इक्वल, एफ के इक्वल तो सर एफ का स्क्वायर है। एफ सी किसके इक्वल, सर एफ के इक्वल तो एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी दोनों इक्वल एफ का स्क्वायर इनटू क्या कॉस थीटा। वैल्यू क्या है कॉस थीटा की, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। सर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 लिख लें क्या, इसका वैल्यू रुकता है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। समझ में नहीं आता है, मैंने आपको लिंक शो करवा दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स की मेरी सेकंड पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कितना आ गया सर, एफ स्क्वायर बस एफ स्क्वायर बस एफ स्क्वायर 3 बारी 3 एफ स्क्वायर, वैल्यू कितनी आएगी √3 एफ। क्या कोई दिक्कत की बात, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं सर। रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, एफ आर इक्वल टू आया आपको सर √3 एफ। रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। मुझे पता है एफ की वैल्यू पुट करना चाहोगे, लेकिन अभी पुट मत करो, रुको अभी रुको, ऐसे रहने दो, ठीक है रहने दिए। पुट कर दे क्या, कर देते चलो। एफ आर इक्वल टू नहीं, अब कर भी दो, मेरा मन है अब। हर क्वेश्चन होती है अलग 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 ना, तो उसको ट्रीट करेंगे वैसे ही। वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या एल स्क्वायर। ये इधर की ओर जा रही है, मतलब ये इधर की ओर जा रही है। क्या कोई, ये क्या आपको रिजल्टेंट आया है क्या, ओहो, ये आपको रिजल्टेंट आया है इन दोनों की वजह से। याद रखना एक बात, जब दो सेम मैग्नीट्यूड की कहीं पे फोर्स लग रही हो, या जब दो सेम मैग्नीट्यूड की वेक्टर कहीं पे मतलब ऐसे लग रही हो, तो उनका रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बीच से निकलता है। अरे दो वेक्टर निकल रहे हैं ना ऐसे, तो रिजल्टेंट होगा हमेशा बीच से निकलेगा, इसलिए मुझे पता है कि ये बीच से ही निकलेगा। क्लियर है, उतना कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है आपको, इतना पढ़ लो वही काफी है। दो सेम मैग्नीट्यूड के थे, बीच से निकल रहा है, क्लियर है एकदम सर। एफ आर इक्वल टू √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर ये क्यू चार्ज इस वाले चार्ज पे कोई ऐसा फोर्स लगाए जो कि इधर की ओर हो, तो ऐसा फोर्स लगाए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाएगा ना, हाँ सर, ऐसा लगाए जिसके वजह से ये जो सर, ये जो आपको जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लग जाए, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लग जाए, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा ये। देखो ये दोनों चार्ज इसको धक्का दे रही है, किधर, इधर इधर दे रही है धक्का, क्लियर है, ये चाहेगा कि बीच से भाग जाए। लेकिन अगर ये जो क्यू चार्ज यहां पे है, ये इसको रोक सकती है कि नहीं, हाँ सर रोक सकती है। कब, जब सर जितनी फोर्स ऊपर लग रही है इन दोनों चार्ज की वजह से, अगर उतनी फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगे इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज पे, तो ये किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं। क्या बोला गया था कि क्यू पे कितनी चार्ज होनी चाहिए जिसके वजह से जो वर्टिसेस पे आपको चार्जेस हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो कैसे आएंगे, देखो ना, अब देखो जैसे ये दो चार्ज हैं, इस पे फोर्स लगा रही है ऐसे ऐसे, ऐसे ये दो चार्जेस इस पे लगा रही है कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और ये दो चार्जेस इस पे लगा रही है एक ऐसे और एक ऐसे, तो वैसे ही लगा रही है ना, यहाँ पे लग रहा है कैसे, तो सर ऐसे, एकदम सही, ये है ना, कैसे भाई, हाँ देखो ऐसे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे लग रहा है भाई, तो एक गया ऐसे एक गया ऐसे, लग रहा है ऐसे। इन सब के वजह से ये चार्ज, यहाँ की जो चार्ज है वो कहाँ भागना चाहेगी, देखो ये भागना चाहेगी एकदम बीच से। लेकिन अगर ये क्यू चार्ज अगर इसको खींच ले उतनी ही फोर्स है जितना फोर्स इन दोनों की वजह से इस पे लग रहा है इधर की ओर, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो एफ आर होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स है उसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल, ध्यान से सुनना। अच्छा देखो, ये वाली जो चार्ज, ये तो एफ आर आया है आपको, और एफ ड्यू टू क्यू, मतलब एफ ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, ये कितना होगा, ये होगा सर, ध्यान से देखना, कि ये चार्ज कितना क्यू, ये चार्ज कितना क्यू, डिस्टेंस कितना, ध्यान से देखना, डिस्टेंस हो जाएगा आपको एल बाय क्लियर। ये कितना होता है डिस्टेंस, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना, एल बाय √3 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत की बात है, वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू क्यू 3, ऊपर जाएगा ना ये, नीचे क्या एल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत की बात, आप चाहते हो कि ये वाले चार्ज किससे इक्विलिब्रियम में हो, क्या कब पॉसिबल हो पाएगा, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है बिल्कुल, नोट करो। मैं आगे लेके जा रहा हूं स्लाइड को मैं आगे लेके जा रहा हूं। एफ आर किसके इक्वल, एफ क्यू क्यू के इक्वल, ओहो हो, यहां पे एफ आर किसके इक्वल, एफ मतलब फोर्स ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू क्यू चार्ज, क्लियर है। एफ आर वैल्यू कितनी आई थी, √3 के, देख लेते हैं, √3 के क्यू स्क्वायर, √3, ओहो, √3 के
क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना एल स्क्वायर, देख लो जरा, सही है, एकदम सही है सर, क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये आया आपको ये, और ये कितना आया है, ये आया है 3k क्यू अपॉन में क्या सर एल स्क्वायर, ये आई है ना वैल्यू, अरे भाई चेक कर लो ना यार, यही तो वैल्यू आई है 3k अपॉन में क्या एल स्क्वायर। ये किस लिए किया है, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए पे होने वाली चार्ज इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब उन दो चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है उसके बराबर ही फोर्स लगा दे ये वाली जो क्यू चार्ज है वो। अच्छा इससे साबित हो गया ये चार्ज होगी कैसे निगेटिव, सारे पॉजिटिव, ये क्या होगी निगेटिव, तभी तो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये हो क्लियर। तो यहां से एल स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक क्यू से, ये हो गया √3 क्यू इक्वल टू 3 क्यू, और एक चीज 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, √3 क्यू इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बिल्कुल सही है, क्यू एक √3 से एक √3 मर गया, क्यू इक्वल टू कितना आ गया, √3 क्यू आ गया, क्यू हमें फाइंड करना है, क्यू इक्वल टू कितना, क्यू बाय √3, हमें पता है ये माइनस में होना चाहिए, तभी लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। This is the magnitude and sign of the charge that should be given to, that should be kept at the centroid of this equilateral triangle so that all the charges at its vertices will be in equilibrium। कहानी क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, ना ले स्क्रीनशॉट, नहीं 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 मत लो स्क्रीनशॉट, लिख लो यार, लिख लो तभी समझ में आएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हलवा क्वेश्चन आप करेंगे, ये मैं आपको बस दिखा के जा रहा हूं, दिखा जरा ध्यान से, ये जो चार्ज है, अच्छा क्या पूछ क्या रहा है, एफ नेट ऑन चार्ज एट ए पे जो चार्ज है, टाइम कितना हुआ पर मिनट, 1 घंटे से पहले खत्म कर लेंगे, चलो दिखा देता हूं मैं आपको, आप कर लेना खुद से, ये एफ नेट ऑन चार्ज एट ए पे जो चार्ज है उस पे एफ नेट कितना होगा सर, ए पे जो चार्ज है उस पे एफ नेट कितना, ये फाइंड करना है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, धक्का देगा इधर की ओर, याद रखना ये धक्का देना और अट्रैक्ट करना कब होगा कैसे होगा ये आपको दिखना होगा, दिख रहा है हल्का हल्का, थोड़ा बाहर चला गया, कोई उसको अंदर ले आते हैं, ले लिया है अंदर, अब दिख रहा होगा, आ रहा बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई, एकदम दिख रहा है, पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो अब कह रहा हूं मैं 5 माइक्रोकूलम, ये 10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, ठीक है। देखो फोर्स में कभी भी हम साइन नहीं डालते हैं क्योंकि हम खुद ही कर लेते हैं आइडेंटिफाई किधर की तरफ होगा फोर्स, फोर्स के फॉर्मूले में जो के Q1 Q2 होता है उसमें हम चार्ज की साइन को डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि हमें खुद इतना दिमाग है, कॉमन सेंस है कि हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि वो डायरेक्शन बताएगा, जैसे भी देखा ना अभी माइनस क्यों आया, क्योंकि हम डायरेक्शन इधर के तरफ का लेना चाह रहे थे फोर्स का, क्लियर है ना। तो फोर्स में कभी हम साइन शो नहीं करते क्योंकि हम खुद दिमाग लगा लेते हैं, प्लस प्लस है धक्का देगा, लेकिन प्लस है माइनस है अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन अब इधर की आएगी। मुझे लगता है कि एससी वर्मा सर के बुक की क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हाँ वहीं से आई है ये क्वेश्चन, आपने दिया आपको पता ही होगा, नहीं मैंने जिस बुक से उठाया है उस बुक में मुझे पता है, लेकिन एससी वर्मा सर के बुक में भी ये क्वेश्चन है, शायद वैल्यू भी वही है, 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, धक्का देगा भाई इधर, ये इधर धक्का देगा, इसके वजह से आएगा एक फोर्स, मान लेते हैं फोर्स ड्यू टू क्या आ गया, ये बी आ गया वेक्टर फॉर्म में, हाँ नहीं हूँ मुझे कुछ चाहिए, फोर्स ड्यू टू बी आ गया, और यहाँ पे क्या ये फोर्स ड्यू टू सी होगा, दोनों वेक्टर में है, ये ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ले लो, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, डिस्टेंस कितना होगा ए, अगर ये एंगल 60 तो ये एंगल कितना 120, रिजल्टेंट कितना होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से ही गुजरेगा, फाइंड कैसे करते हैं, अच्छा इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, सेम आएगी, दिखा दूं आपको क्या, अरे देखो ना एफ बी क्या हो जाएगा, के इसको मान लेते हैं क्या क्यू, और इन लोग को मान लेते हैं Q0 दोनों तो सेम है ना, तो Q0 क्लियर है क्यों। अब ये क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ बी मतलब फोर्स टू चार्ज एट बी की वजह से कितना वैल्यू आ जाएगा, तो के Q0 अपॉन में क्या ए स्क्वायर, खत्म, फोर्स टू सी कितना आएगा, ये खींचेगा ही लेकिन वैल्यू कितनी होगी, तो के क्यू और फिर नीचे क्या के क्यू वहां पे, और यहाँ पे क्या Q0, और यहाँ इधर क्या इधर क्या इधर क्या इधर क्या इधर का ए स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत की बात है क्या कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो और मतलब वैल्यू सेम होगी तो दोनों के इसके इक्वल मान लेंगे, एफ के इक्वल मान लेंगे, अब हो गया ये भी एफ ये भी एफ, अब फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बेस मतलब एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इनटू कॉस 120,
cos 120 वैल्यू कितनी -1/2 होती है, आपको f निकल के बाहर आएगा आंसर। क्लियर है? फाइंड कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा f यूनिट ऑन चार्ज एट ए। और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे है। ये कुछ क्वेश्चन जो है ये आप लोग को होमवर्क लिख लो, होमवर्क के लिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे ये इसका आंसर बताना है। तो अपनी क्लास को हम आज 1 घंटा हो ही गया। ओ सेट बोला मैंने, सेट, ओ सेट, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये होमवर्क है, हम क्लास को 1 मिनट के अंदर खत्म करते हैं पूरे एंथुसियाज्म के साथ, एंथुसियाज्म मतलब एनर्जी के साथ। आप लोग मेरे साथ लगे रहेंगे, ऐसे ही मैं भी आप लोगों के साथ आता रहूंगा। चलिए टाटा बाय बाय, राधे राधे आप लोगों को। एंड स्पेशली चीज आप लोगों का बहुत बहुत बहुत, स्लाइड थोड़ा बड़ा कर लें, आज रेड से लिखे, मेरे मम्मी का फेवरेट कलर है ये रेड। थैंक यू, ये आप लोगों ने साथ बनाए रखा, थैंक यू, राधे राधे, भगवान की कृपा आप लोगों पे बने रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री राधे।